दोस्तों, क्यों इस बार ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव बहुत कठिन होने वाला है, या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो कई लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। और क्योंकि इसके पहले वाले जो चुनाव हुआ था उस समय भी जो जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, जो अगर न्यूज़ को देखते हैं या पढ़ते हैं या चुनाव के एनालिसिस करते हैं, उनको ये लग रहा था कि बीजेपी इसके पहले वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हो, उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन सारे आंकड़े, सारी चीज़ें फेल हो गए और ममता बनर्जी चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे उनका विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में विजय हासिल की। इसलिए जब भी ये बातें हम निकल के उस पे हम डिस्कशन करते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो लोग हैं, वो लोग इस चीज़ों को बोलेंगे कि मैं बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा हूँ, या कोई भी ऐसा अगर दावा करेगा तो बढ़ा-चढ़ा के कर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर पहले के चुनाव, चाहे वो पहले का देखेंगे जो 2021 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, जिस तरह से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं और यही यहीं पे सारे आंकड़े हो जाते हैं, वो बदल चुके हैं। जिसकी वजह से अगर आप एनालिसिस करते हैं या चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाक़ई ममता बनर्जी आज या इस संदर्भ में या इस परिस्थिति में चुनाव लड़ने पर उनको हार सकती हैं, ये डर सता रहा है। सबसे पहले मोदी जी का जो देखिए एसआईआर पे कल पहला दिन था शीतकालीन का, और काफ़ी बहस हुआ वहाँ पे, काफ़ी बहसा-बहसी चली, देखा जाए तो। लेकिन जो जिस तरह से एसआईआर के ऊपर जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से खबरें चली, वो आपने कि विपक्ष ने मतलब घेरने का प्रयास किया। मैं एसआईआर की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि सारा खेल जो ममता बनर्जी का है, एसआईआर पे ही टिका हुआ है। मैं कुछ आपको आंकड़े दूँगा, लेकिन उसके पहले ये बातें बता दूँ कि एसआईआर के ऊपर जो बिहार में चुनाव आप देखा होगा कि किस तरह के बिहार में रिपोर्ट आए थे। तो अब मोदी जी ने जो चुनाव के समय क्या कहा, जब ये 2 लोकसभा स्थगित हो गया, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया, फिर प्रेस के साथ उन्होंने जो बाइट दिया, उन्होंने क्या कि पहला चीज़ बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होना चाहिए। भारत ने लोकतंत्र को जिया हो, यह बात बार-बार साबित होती है। बिहार में हुए चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव ने ये दिखाया है। इस तरह से उन्होंने बोला, और दूसरा एक और चीज़ बोला कि अब ड्रामा नहीं, अब डिलीवरी का समय है। ड्रामे के लिए बहुत बहुत जगह है। उन्होंने बोला कि नारेबाज़ी, एक और उसके बाद बोला, नारेबाज़ी यहाँ-वहाँ करो, यहाँ मत करो। वहाँ करो जहाँ चुनाव हार गए हो, या वहाँ करो जहाँ पे चुनाव हारने वाले हो। यानी कि पूरा का पूरा जो फ़ोकस है अब बंगाल पे आके टिक गया है। अब यहीं से बातें होती हैं कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शिवसेना से लेकर, जो कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं, उन लोगों ने इस बात पे किया कि हम चाहे कितना भी बीजेपी का बुराई कर लें, लेकिन अभी से वो बंगाल के चुनाव में लग गए हैं, जब तक कि हम कोई तैयारी नहीं कर पाएँ तब। इसका मतलब जो हर चुनाव को कितना सीरियस लेते हैं और कितना उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसपे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि एसआईआर का मामला क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंगाल के लिए? तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि जो लोग बिहार के चुनाव में 67 से ऊपर का वोट शेयर आया उसको लेकर एग्ज़ैक्ट हैं, तो मैं बता दूँ कि जो पिछली बार चुनाव हुआ, 82% बंगाल में चुनाव परसेंट जो मतदाता का टर्नआउट था, जिसमें बीजेपी को 37% और टीएमसी को 47%। मतलब यानी कि देखेंगे तो 10% का गैप। और देखा जाए तो लोकसभा के सीट के हिसाब से देखा जाए तो बंगाल जो है तीसरे नंबर पे है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एसआईआर क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको बता दूं कि 7 करोड़ 66 लाख जो है मतदाता है बंगाल में, और अभी तक जो अभी रिपोर्ट आई है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि भाई करीब-करीब 33 लाख लोग के वोट अभी तक कटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो आंकड़ा भी जारी नहीं हुआ, फिर ये कैसे इलेक्शन कमीशन बोल सकता है? उन्होंने बोला कि जो बीएलओ की तरफ से रिपोर्ट मिल रहा है वो, अब बीएलओ का एक अलग है,
कि वहाँ पे काफ़ी बीएलओ जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो काली में कि उनकी मौत हो चुकी है, उस पे हम बाद में बात करते हैं। वोट कटेंगे। अब 7 करोड़, अब जो बीजेपी के लोगों का दावा है कि करीब-करीब 1 करोड़ बाहर के लोग हैं। चाहे वो फर्जी है मतदाता या बोल सकते हैं कि घुसपैठी हैं। तो अगर मान लीजिए 7 करोड़ 86 लाख में से अगर 1 करोड़ भी चला गया, तो 6 करोड़ 86 लाख। मतलब आप सोचिए कि वोटर टर्नआउट में या वोट वोट प्रतिशत है उसमें कितना बड़ा, बहुत बड़ा बिग चेंजेज़ आएगा। चाहे नए लोग जुटे, अब उसमें नया लोग क्या है? तो ये अब ये लोग जो हैं कि जो पहले बंगाल के, एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि बिहार के लोग भी शिफ्ट हुए। एक बहुत बड़ा वो था, बिहार में भी फैक्टर था कि बहुत जो बिहारी हैं, वो बिहार छोड़कर बाहर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन वो वोट देने के समय आते आते रहते हैं। लेकिन बंगाल में जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, बहुत कम लोग हैं जो वोट देने के लिए आते जाते हैं। तो शिफ्टिंग में दोनों में पैटर्न अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव जो है 2026 अप्रैल में ये चुनाव होने वाला है, ऐसा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि अगर इतना वोट कट जाएगा, तो किसका वोट सबसे ज़्यादा अ, कटेगा और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है? इसी में एक और चीज़ है, आपको पता है कि घुसपैठी जो वोट कट रहा है, वो किसको वोट देते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बीजेपी को पिछले चुनाव में दो जो उसके पहले जो चुनाव में 2019 में जो फ़ायदा हुआ था, वो 2024 में क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? उसका वजह था कि जो भारत के बाहर से हिंदू लोग आए थे, जिनको बीजेपी ने वादा किया था कि हम आपको यहाँ पे नागरिकता देंगे और सुविधाएँ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। और यही वजह है कि बाद में जो बंगाल में जो लोग आए थे, हिंदू, वो लोग सोचे रहना तो बंगाल में है, कुछ ये तो बीजेपी वाले कर नहीं रहे। और ये बीजेपी हमेशा से इसके लिए जानी जाती है कि वो अपने कार्यकर्ता हो, अपने जो उनको वोटर्स हैं, उनके साथ खड़ी नहीं होती। जबकि टीएमसी एकदम डिफरेंट है या ममता बनर्जी अलग है, वो अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के जो वोटर्स हैं, उनके साथ पूरी तरह से खड़ी होती है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सेटबैक मिला बीजेपी को, और बाद में वहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई रहना तो बंगाल में ही है, और ममता बनर्जी से दुश्मनी करके या टीएमसी से दुश्मनी करके कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो बाद में 2024 में सारा का सारा वोट जो है, उन्होंने टीएमसी को चला गया। इसकी वजह से एक और भी ये जो आकलन है, जो कई न्यूज़पेपर में बाद में द हिंदू में भी अलग-अलग न्यूज़पेपर में आए थे, उसमें ये बताया गया। अब सवाल ये है कि अब क्या इसमें चेंज है? अब ये अभी जो खबरें आ रही हैं कि कई जो प्रिंट मीडिया का रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी जगह-जगह बूथ बना के जो वहाँ के जो है नागरिकता दे रही है, जो हिंदू लोग चले आए हैं, जो सीएए के तहत, और उनको फैसिलिटी भी दे रही है। ये एक बहुत बड़ा जंक है वोट शेयर में। तो एक तो वोट शेयर उनका बढ़ रहा है, तो वो किसको, बीजेपी को वोट देंगे। दूसरा जो मतदाता जो कट रहा है, वो किसका वोट कट रहा है। तो ये सारे मिलाकर आंकड़े ऐसे बता रहे हैं, जो कि आपको लगेगा कि ये चुनाव जो है इस बार अभी जो देखें कि कल सुवेंदु अधिकारी गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने, जो इलेक्शन कमीशन उनके ऑफिस के बाहर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे, क्योंकि उनकी मीटिंग थी, वहाँ पे बहुत बड़ा भयंकर वो मतलब बीएलओ जो हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया, रैली निकाली एसआईआर का विरोध करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये तो टीएमसी का चाल है। ये टीएमसी के लोग हैं और टीएमसी के दबाव में ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एसआईआर के तहत जो बाहरी घुसपैठी आकर रह रहे हैं, उनको कहीं न कहीं उनके वोट घटे, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। इसी में एक और मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, न्यूज़ 24 के सुके राजीव रंजन या सुकेश रंजन नाम है, जो अभी उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने एक वीडियो डाला और उन्होंने क्या बोला कि मैं जब इसके पहले जब भी बंगाल में, कलकत्ता में, जगह-जगह पे मैं चुनाव के लिए गया हूँ, तो मैं जो स्थिति इस बार पाया, उस बार नहीं पाया था कि रैंडमली मैं कहीं न कहीं जहाँ पे लोग जुटे 10 आदमी, 5 आदमी खड़े हैं, मैं रैंडमली पूछा। ऐसा नहीं कि कहीं एक इलाके में, हर इलाके में। वहाँ पे उन्होंने बताया कि मतलब हर 10 में से जो जो व्यक्ति थे जो वहाँ से बात किया, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोगों की संख्या थी। मतलब कह रहे थे कि हिंदू की संख्या कम मिली और मुस्लिम की ज़्यादा संख्या मिली। यानी कि वो बोल रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बंगाल में डेमोग्राफ़ी चेंज हो रहा है। उन्होंने ये इसलिए बोला कि मैं किसी मुस्लिम इलाके में जाकर ये रिपोर्टिंग नहीं किया था।
मैंने कहीं भी रैंडमली हिंदू इलाके में भी गया, लेकिन वहाँ पे जो सो कॉल्ड पहले हिंदू इलाके, तो कह रहे जी अभी जो 2001 का जो भी जिस समय जनगणना हुआ था, अगर आज होगा तो कई और इलाके जो हैं मुस्लिम बहुल वहाँ पे जिले इलाके हो जाएंगे बंगाल में, जिस तरह से डेमोग्राफी वहाँ बुरी तरह चेंज हो रही है। तो ये अगर एसआईआर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत लोग बंगाल बॉर्डर पे हैं जो गलत तरीके से यहाँ घुस गए थे, उनके इंटरव्यू भी है कि वो लोगों ने बोला कि टीएमसी के लोगों ने हमारा वोटर आईडी बनाया है। और एसआईआर का मामला में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया वो आपने देखा है कि कपिल सिब्बल के बातों को किस तरह जवाब दिया कि भाई आधार कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको वोट देने का अधिकार हो गया। कि जिस तरह से आपने बिहार में चलाया था कि भाई सबके वोट कट जाए, हम भी डर गए थे। हमने अपना ऑब्जर्वर वहाँ भेजा, हमें तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो इसलिए वो एसआईआर के प्रक्रिया पे कर रहे हैं, हम रोक नहीं लगा सकते। अगर कुछ उसमें त्रुटि होती है तो उसके ऊपर हम सुनवाई कर सकते हैं। तो पूरी तरह से विपक्ष जो है इस वक़्त पूरी तरह से बैकफुट पे है। और एसआईआर के मामले में जो किरण रिजिजू ने बोला, वो भी इस पार्लियामेंट में देखने वाली बात है। उन्होंने क्या बोला? एक तो मोदी जी ने बोला कि भई जो बोला उन्होंने बताया, और दूसरी तरफ से उन लोगों ने बोला कि भाई इंडी गठबंधन में केवल भारत दल ही पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हमें अगर इस पे डिबेट करनी है एसआईआर पे या किसी भी प्रक्रिया पे, तो हमें बाकी पार्टियों से भी बात करनी होगी। और ये भी नहीं कि आप जब चाहोगे आज ही डिबेट कर लो, आज ही इस पे बहस कर लो, ऐसा नहीं होता। 50 काम होते हैं, वो सब काम पहले करना चाहिए। उसके बाद हम नहीं कह रहे कि हमें डिबेट से हमें भाग रहे हैं या डिबेट नहीं कराना चाहते। हम कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलो कि आज ही कराओ तो आज ही करा दें। क्योंकि संसद की एक तरीका है, काम करने का तरीका है, प्रश्नकाल होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं, इंक्लूडिंग द ममता बनर्जी, वो भी घबराए हुए हैं। और अभी आपको जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये जिस तरह से रिपोर्ट आ रहा है, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से रिपोर्ट आया है एसआईआर के ऊपर, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है, जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखें, बंगाल में जो अगर देखेंगे किस तरह से अभी तक जो डिजिटल जो एसआईआर के 7 दिन की प्रक्रिया बढ़ाई गई है, डेडलाइन जो पहले था घर-घर मतदाता सत्यापन था 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक और 11 दिसंबर तक होगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। अब जो ड्राफ्ट मतदाता सूची था पहले 9 दिसंबर तक था, 16 दिसंबर हो गया। आपत्ति दावा कर सकते हैं आप उसपे। तो 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी था, अब 16 दिसंबर से 15 जनवरी। सत्यापन जो है 9 दिसंबर से 31 जनवरी था, अब 16 दिसंबर से 7 फरवरी। और अंतिम मतदाता सूची जारी होगी 7 फरवरी, अब 14 फरवरी। तो 1 हफ्ता बढ़ा दिया गया। अभी तक जो रिपोर्ट है शनिवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फॉर्म में 99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचा दिए गए। इनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है। यानी घर घर में थे बीएलओ जो फॉर्म भरकर लाते थे, उन्हें लिखे नाम पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जा चुका है। अब तक 79% का डिजिटलकरण हो गया है। तो उसमें लक्षद्वीप में उन्होंने बताया 100% हो गया है, गोवा में भी 100% हो गया है कई जगह, राजस्थान में भी कई जगह देखेंगे तो फॉर्म बटे हैं। राजस्थान में 99.78% और डिजिटलीकरण हुआ 92.67। बंगाल में हुआ है 99.85% फॉर्म बढ़ चुका है एंड 91.77% डिजिटलीकरण हो गया है। मध्य प्रदेश में 99.99% जो देखेंगे फॉर्म बढ़ चुके हैं, 89.90% जो डिजिटलीकरण हो गया है। इसी तरह पांडुचेरी में देखेंगे 98.39% का जो है फॉर्म बढ़ चुके हैं, 87.87% डिजिटलीकरण हो गया है। गुजरात में 99.82% का फॉर्म बढ़ चुका है, 85.02% डिजिटलीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ में 99.61% का फॉर्म बढ़ चुका है, 83.55% का डिजिटलीकरण हो गया है। तमिलनाडु में 98.34%, मतलब सब जगह आप देखें 80% से ऊपर ही है डिजिटलीकरण में। अगर फॉर्म में देखें तो 98.34% है। अंडमान निकोबार 99.99% है, केरल में 98.4% है। तो इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में देखिए कि उसमें थोड़ा स्लो है डिजिटल करेंट में, लेकिन 99.74% फॉर्म जो बढ़ चुके हैं और 60% के आसपास डिजिटलीकरण। इस तरह देखेंगे तो 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 3 राजस्थान में, 4 गुजरात में, 9 मध्य प्रदेश में,
1 केरल में, 1 तमिलनाडु में, 3 बंगाल में और 8 उत्तर प्रदेश में। तो ये एक है अलग सीसीटीवी भी, इसीलिए वो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, जो जो भी हमारे अंदर जो डिस्कशन हो रहा है उसको उसका उन्होंने बोला है कि सीईओ की मीटिंग के लिए उन्होंने बताया कि अधिकारी ने सीईओ ऑफिस के बाहर बीएलओ के जो विरोध चुनाव हो रहे हैं, तो बाद में ये वो उन्होंने बताया कि ये सब टीएमसी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस टीएमसी के स्क्रिप्ट के हिसाब से ये काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि कमीशन के कंट्रोल रूम से लाइव सीसीटीवी निगरानी के बिना कोई भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने सीईओ की मीटिंग में बताया। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन कहने वाली जरूर बात है कि इस बार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से इस एसआईआर का मुद्दा मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर 1 करोड़ वोट अगर कट गया तो टीएमसी को कितना घाटा होगा, और जो सीए के तहत लोगों को नागरिकता मिलेगी उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में इस पे और हम विशेष चर्चा करेंगे और देखेंगे नजर बनाकर कि और क्या क्या हो रहा है।